हाल के वर्षों में सैन्य युद्ध क्षेत्र में बिना चालक वाले सिस्टम ने सैनिकों की कई भूमिकाएं संभाल ली है। जमीन पर यूक्रेन फ्रंट लाइन पर रसद और घायल सैनिकों की निकासी के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर इंसानों को खतरनाक काम से बचा रहा है। कुछ जमीनी रोबोट्स को अब स्वायत्त या रिमोट नियंत्रित लड़ाकू भूमिकाओं के लिए अनुकूलित किया जा रहा है, जिससे यूक्रेन की विशाल फ्रंट लाइन पर जनशक्ति की बड़ी कमी को कम करने में मदद मिल रही है। लेकिन हवा में ड्रोन ने युद्ध का चेहरा पहले ही निसंदेह बदल दिया है। मानव रहित हवाई वाहन टो ही करते हैं, दुश्मन की सीमा के पीछे लंबी दूरी के हमले करते हैं और छोटे हमलावर ड्रोन ले जाने वाले मदरशिप भी बनते हैं। हालांकि एक उपकरण है जिसे वे पूरी तरह से बदल नहीं पाए हैं, असली लड़ाकू विमान। लेकिन ये सब अब बदलने वाला है। तुर्की ने अभी हाल ही में बायरक्तार किज-ए-एल्मा का एक और सफल फायरिंग परीक्षण किया है, जिसे दुनिया का पहला मानव रहित लड़ाकू विमान माना जाता है। बताया जाता है कि इस नवोन्मेषी जेट में अनोखी क्षमताएं हैं, जो अमेरिका से आ रहे सभी नए हाईटेक हथियारों के मुकाबले भी अच्छी साबित होती हैं। और भी खास बात यह है कि मौजूदा प्रोटोटाइप यूक्रेन में बने इंजन से चलते हैं। तो ये है किजिल-एल्मा और उसके यूक्रेनी इंजन की पूरी कहानी और इसका भविष्य के युद्धों पर क्या असर पड़ेगा। किज-एल्मा नाम का तुर्की भाषा से अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है लाल सेब, जो तुर्की मिथकों में एक प्रसिद्ध प्रतीक है और दूर लेकिन निश्चित जीत का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हर एक सफल परीक्षण के साथ ये सपना और भी करीब आता जा रहा है। किजिल-एल्मा के नवीनतम परीक्षण का वीडियो जुलाई 2026 में सामने आया था। निर्माता बाइकार टेक्नोलॉजीज के अनुसार टेल नंबर एस-2 वाला एक किजिल-एल्मा 8 जुलाई को चोरलू के अकंजी फ्लाइट ट्रेनिंग और टेस्ट सेंटर से रवाना हुआ। इसका गंतव्य मर्सिन में 5वीं मेन जेट बेस कमांड, जहां फायरिंग टेस्ट किया जाना था। बेस पर कई तैयारियों और परीक्षणों के बाद बिना पायलट का लड़ाकू विमान अपने पंखों के नीचे 2 सुपरसोनिक जेट 230 मिसाइलों के साथ उड़ान भरकर नौसैनिक लक्ष्य की ओर गया। किजिल-एल्मा ने फिर अपनी जेट 230 मिसाइलें दागी और 74 मील से अधिक की दूरी पर लक्ष्य को सटीकता से भेदा। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एक और बड़ा मुकाम है जो पार किया गया है। ये दिखाता है कि बिना पायलट के लड़ाकू विमान एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक हथियारों से महत्वपूर्ण मिशन कर सकते हैं। जेट 230 मिसाइल की ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसे उसने दागा, सिवाय इसके कि इसकी अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर या 124 मील से अधिक बताई जाती है। हालांकि यह संभवतः तुर्की की UAV 230 मिसाइल का एक रूपांतरण है, जिसे निर्माता रॉकेटसान एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में वर्णित करता है। UAV 230 की रेंज लगभग 93 मील बताई जाती है, जो कम है। तो अगर जेट 230 वास्तव में UAV 230 का विस्तारित रूप है, तो बढ़ी हुई रेंज इसका एक अपग्रेड है। लेकिन जो भी मामला हो, सुपरसोनिक मिसाइल के साथ सफल परीक्षण किजिल-एल्मा की बढ़ती आक्रामक क्षमताओं की पुष्टि करता है। इससे पहले इसका सफलतापूर्वक परीक्षण टोलुन तेबर 82 KGK और LGK 82 गोला बारूद के साथ भी किया जा चुका है। ये सभी गोला बारूद तुर्की में बने हैं, जैसे जेट 230। लेकिन इनमें और जेट 230 में एक बड़ा अंतर है जो इस परीक्षण को खास बनाता है। टोलुन तेबर 82 KGK और LGK 82 सभी मूल रूप से गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है, असल में मिसाइल नहीं है। टोलुन एक सटीक गाइडेड ग्लाइड बम है, जिसे गाइडेड बम या शॉर्ट रेंज मिसाइल भी कहा जाता है, और इसे तुर्की की असलसन ने विकसित किया है। स्टैंडर्ड मॉडल में GPS INS गाइडेंस है, जो हालिया परीक्षण में निशाना बनाए गए स्थिर लक्ष्यों के लिए उपयुक्त है। एक इमेजिंग इंफ्रारेड वेरिएंट भी है जो चलते लक्ष्यों को निशाना बनाता है। IIR वर्जन में 2-वे डेटा लिंक शामिल है, जिससे मैन इन द लूप कंट्रोल के जरिए टारगेट पर सटीक लॉकिंग टक्कर तक संभव हो पाती है। टोलुन की रेंज लगभग 55 नॉटिकल मील है। इसकी प्रभावी ऊंचाई 40,000 फीट है और इसका सर्कुलर प्रोबेबल एरर या CEP लगभग 49 फीट है। ये मजबूत संरचनाओं पर हमला करने के लिए बना है। इसमें बंकर बस्टर वारहेड है, जो 3.3 फीट मोटे प्रबलित कंक्रीट को भेज सकता है। ये बम तुर्की के F-16 ब्लॉक 40 फाइटर जेट्स के बेड़े पर इस्तेमाल के लिए प्रमाणित है। अब इसे किजिल-एल्मा के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मजबूत बंकरों या चलती गाड़ियों को नजदीक से सटीक और किफायती तरीके से निशाना बनाता है। साथ ही रियल टाइम ऑप्टिकल कंफर्मेशन भी देता है। जेवलिन 230 सुपरसोनिक मिसाइल के साथ सफल परीक्षण ने अब किजिल-एल्मा को रक्षित या दूर के लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी की उच्च गति वाली स्ट्राइक क्षमता भी प्रदान कर दी है, चाहे वे लक्ष्य समुद्र में चलते हुए ही क्यों न हो। इसी तरह
LG के 82 एक 500 पाउंड वर्ग का लेजर गाइडेड बम है, जिसे असलसन द्वारा भी बनाया गया है। इसका लेआउट अमेरिकी पावेवे लाइन के समान ही है। ये फाइटर जेट से छोड़े जाने पर लगभग 7.5 मील की दूरी तक पहुंच सकता है और इसकी लेजर गाइडेंस किट को नाटो मानक MK82 और रूसी मानक FAB सीरीज के जनरल पर्पस बमों पर भी लगाया गया है। टेबर 82 एक हाइब्रिड गाइडेंस किट है जो लेजर और GNSS दोनों गाइडेंस का उपयोग करती है। ये 3 वेरिएंट्स में है: बेसलाइन, स्टबी विंग किट जो धीमी उड़ान वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए है, और एक्सटेंडेड रेंज विंग किट। फाइटर्स के लिए बेसलाइन वेरिएंट की रेंज करीब 7.4 मील है, जो एक्सटेंडेड रेंज विंग किट के साथ करीब 50 मील तक बढ़ती है। जेवलिन 230 के हालिया परीक्षण से कुछ हफ्ते पहले जून 2026 में LG के 82 और टेबर 82 के साथ एक और सफल परीक्षण हुआ था, जिसमें एक और हाईटेक तुर्की हार्डवेयर भी शामिल था। टॉयगन इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम या EOTS। यह एक एम्बेडेड टारगेटिंग सेंसर है जिसे असलसन ने बनाया है, विशेष रूप से कम रडार पहचान वाले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे क्विज एलेल्मा और उन्नत बाइकार UAVs कान आनका 3 के लिए। पारंपरिक टारगेटिंग पॉड्स के विपरीत जो बाहर लटकते हैं और रडार सिग्नेचर बढ़ाते हैं, टॉयगन पूरी तरह से विमान के फ्यूजलाज में एकीकृत है, जिससे इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल बनी रहती है। क्विज एलेल्मा दुनिया का पहला मानव रहित फाइटर है जिसमें एम्बेडेड EOTS है, जो पहले सिर्फ मानव चालित 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स जैसे F-35 में था। परीक्षण में टॉयगन 100 EOTS द्वारा चिन्हित स्थिर लक्ष्य पर दोनों बमों से हमला कर क्विज एल्मा ने यह साबित किया कि वह खुद स्टैंड इन स्ट्राइक कर सकता है, जहां टॉयगन 100 EOTS मुख्य एयर टू सरफेस सेंसर है। हमें पता था कि किजेलेल्मा उच्च सटीकता वाले ग्लाइड बम तैनात कर सकता है। अब ताजा परीक्षण से मालूम हुआ है कि यह चलते लक्ष्यों पर सुपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइलें भी दाग सकता है, जिससे इसकी क्षमताएं बढ़ गई हैं। अगर आप किसी एल्मा के विकास को फॉलो कर रहे हैं तो यह हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। विकास बहुत तेज गति से हो रहा है और हर कुछ महीनों में नई खूबियां और क्षमताएं दिखती रहती है। शुरुआती परीक्षण तो हाल ही में 2022 में ही शुरू हुए थे। विकास की रफ्तार इतनी तेज थी कि 2025 की गर्मियों में इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो गया और पहली ऑपरेशनल डिलीवरी अगले साल संभावित है। शायद तेज बदलावों के कारण प्रोडक्शन शुरू होने पर यह स्पष्ट नहीं था कि ये कौन से हथियार ले जा सकेगा, लेकिन अब ये हर दिन और साफ होता जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। गाइडेड गोला बारूद और सुपरसोनिक मिसाइलों के अलावा क्विज एल्मा के भी रॉकेट सान की सिरित मिसाइल ले जाने की उम्मीद है, जो अमेरिकी APKWS की तुर्की समकक्ष है। इससे इसके बढ़ते हुए लक्ष्यों की सूची में शाहिद टाइप UAVs भी शामिल हो जाएंगे, और ये बात क्विज एल्मा में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले पक्षों में से एक यूक्रेन के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। कुख्यात शाहिद के रूसी समकक्ष गेरान ड्रोन को गिराना यूक्रेन में राष्ट्रीय खेल बन गया है, और इन्हें गिराने के जितने तरीके हो उतना अच्छा है। बाकी ज्यादातर नेटो सदस्यों के मुकाबले तुर्की सरकार ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे मौजूदा संघर्ष में ज्यादातर तटस्थ रुख अपनाया है और दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। हालांकि देश के कुछ रक्षा ठेकेदारों ने साफ तौर पर यूक्रेन की तरफ अपना समर्थन दिखाया है। खास तौर पर यूक्रेन ने बाइकर के साथ अपने संबंधों को आक्रमण शुरू होने के बाद से लगातार बढ़ाया है। 2022 में कंपनी ने यूक्रेन, लिथुआनिया और पोलैंड में क्राउड फंडिंग अभियानों के जवाब में अपने कई TB2 अटैक ड्रोन दान किए, भुगतान नहीं लिया और जुटाई गई राशि मानवीय सहायता को दे दी। 2022 के मध्य तक लगभग 50 TB2 यूक्रेन को सौंपे जा चुके थे और 2023 की शुरुआत में अतिरिक्त सीधी डोनेशन की पुष्टि भी हुई थी। युद्ध की शुरुआत में इनका कम इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये रूसी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ प्रभावी नहीं थे। हाल ही में बैरक्टर TB2 ड्रोन ने यूक्रेन में अहम सामरिक वापसी की है। करीब जून 2025 से यूक्रेनी TB2 ने काले सागर में कई बार रूसी हाई स्पीड अटैक बोट्स और लैंडिंग क्राफ्ट को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट किया है। उदाहरण के लिए 3 सितंबर 2025 को एक TB2 ने टेंड्रियस का स्पीड के पास, जो कि खेरसोन ओब्लास्ट के कब्जे वाले हिस्से में एक संकरी जमीन की पट्टी है, रूसी एयरबोर्न सैनिकों को ले जा रही एक हाई स्पीड अटैक बोट को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी नौसेना ने टेलीग्राम पर एक आधिकारिक बयान में कहा कि 7 कब्जाधारी मारे गए और 4 घायल हुए। हाल ही में यूक्रेन के TB2 बेड़े का उपयोग टोही, सटीक हमलों, नौसैनिक जहाजों व तटीय शिविरों पर हमला करने और रूसी वायु सुरक्षा की कमजोरियों का लाभ उठाने में हुआ है। ऐसा लगता है
कि वे प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेनी TB2 ने जून 2026 में काला सागर में 2 रूसी नौसैनिक ड्रोन नष्ट किए, ऐसा माना जाता है। लेकिन बाइकर की यूक्रेन में भागीदारी TB2 दान तक सीमित नहीं है। कंपनी कीव क्षेत्र में ड्रोन निर्माण संयंत्र बना रही है। दूसरे शब्दों में यह आपूर्तिकर्ता से घरेलू निर्माता बनने की दिशा में कदम है। सितंबर 2023 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बाइकर यूक्रेन में 3 परियोजनाओं में $100 मिलियन निवेश करना चाहता है। अगले साल फरवरी में कंपनी के CEO हलुक बायराक्तार ने सऊदी अरब के रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो में बताया कि पहली परियोजना का निर्माण शुरू हो गया है। कीव में एक प्रमुख बेकार ड्रोन निर्माण सुविधा। इस प्लांट से पूरी तरह चालू होने पर हर साल लगभग 120 बड़े ड्रोन का उत्पादन होने की उम्मीद है और इसमें लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका उद्देश्य TB2 और संभवतः TB3 कैरियर आधारित ड्रोन असेंबल करना है और आगे चलकर अकिंजी तथा किजीलेल्मा को भी शामिल करने की योजना है। इस सुविधा को 12 माह में चालू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पिछले 1 साल में रूस और यूक्रेन के बीच जो बुनियादी ढांचे की जंग तेज हुई है, उसे देखते हुए यह समझा जा सकता है कि निर्माण में देरी क्यों हुई है। अक्टूबर 2025 तक कथित तौर पर इस स्थल पर रूसी मिसाइलों से पहले ही 4 बार हमला हो चुका था, जिससे कुछ संरचनात्मक नुकसान और सामग्री की हानि हुई थी। CEO के अनुसार फिर भी निर्माण कार्य लगातार जारी है और बाइकर का किजीलेल्मा का उत्पादन यूक्रेन में करने पर जोर देना पूरी तरह से समझ में आता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया इसमें यूक्रेनी इंजन लगा है। हालांकि सीरियल प्रोडक्शन में कौन सा यूक्रेनी इंजन लगेगा ये देखना बाकी है। अगर आप उभरती हुई हथियार प्रणालियों और तकनीकों पर गहराई से जानकारी और ताज़ा सैन्य समाचारों का विश्लेषण पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यही हम मिलिट्री शो में हर दिन आपको देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें ताकि आप हमेशा सबसे पहले जान सके। किजीलेल्मा की अवधारणा 2013 में पेश हुई थी। इसके विस्तृत स्पेसिफिकेशन 2021 में आए। उसी साल की शरद ऋतु में साहा डिफेंस एक्सपो में बाइकार और यूक्रेनी इंजन निर्माता येवचेंको प्रोग्रेस के बीच इंटीग्रेशन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इरादा हमेशा यही रहा है कि किजीलेल्मा और संभवतः अन्य उन्नत तुर्की ड्रोन यूक्रेनी इंजन इस्तेमाल करें, और जबकि तुर्की कथित तौर पर वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रहा है, जहां तक किसी को पता है आज भी यही स्थिति बनी हुई है। प्रारंभिक 3 किजीलेल्मा प्रोटोटाइप्स ने उपध्वनि उड़ान परीक्षण, वायुगतिकीय सत्यापन और प्रारंभिक हथियार एकीकरण के लिए इवचेंको प्रोग्रेस के AI-25 TLT इंजन का इस्तेमाल किया। लेकिन चौथे प्रोटोटाइप के लॉन्च से, जिसे मई 2025 में PT4 कहा गया, कार्यक्रम ने अधिक शक्तिशाली AI-322F आफ्टर बर्निंग इंजन की ओर रुख कर लिया है। ये भी इवचेंको प्रोग्रेस ने बनाया है। ये कदम कई अच्छे कारणों से समझ में आता है। मुख्य कारण दोनों इंजनों के डिजाइन की उम्र है। मूल इवचेंको AI-25 को सोवियत संगठन इवचेंको OKB द्वारा यूक्रेन में विकसित किया गया था। इसे याकोवलेव याक-40 त्रिजेट विमान के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे अक्सर पहला क्षेत्रीय जेट परिवहन विमान माना जाता है। इस इंजन का विकास 1965 में शुरू हुआ था। पहली परीक्षण उड़ान 1966 में हुई और अगले साल बड़े पैमाने पर उत्पादन की मंजूरी मिली। यूक्रेन की विमान इंजन निर्माता मोटर सिच, जो इवचेंको प्रोग्रेस के पास औद्योगिक अग्रिम पंक्ति के शहर जापोरिजिया में स्थित है, आज भी इन इंजनों का उत्पादन जारी रखता है। हालांकि जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, आज जो वेरिएंट बनाए जा रहे हैं वे दशकों में काफी बदलावों से गुजरे हैं। आज सबसे प्रसिद्ध वेरिएंट जो इस्तेमाल में है वह है AI-25 TL। इसे मूल रूप से एरो L-39 एल्बाट्रॉस सैन्य ट्रेनर के लिए विकसित और डिजाइन किया गया था, जिसने 1968 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। कुल मिलाकर 3000 से अधिक एरो L-39 एल्बाट्रॉस बनाए गए थे, जिनमें से 2900 आज भी सक्रिय सेवा में हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश के इंजनों को बाद में अपग्रेड कर दिया गया है। इवचेंको प्रोग्रेस 1990 के दशक से मूल इंजन का एक अपग्रेड AI-25 TLSH बाजार में ला रहा है। AI-25 TL का एक और वेरिएंट AI-25 TLK भी विकसित किया गया था, ताकि वह चीनी होंगडू JL-8K8 काराकोरम जेट ट्रेनर को शक्ति प्रदान कर सके। और अब परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है, AI-25 TLT। इसे खास तौर पर किजीलेल्मा को शक्ति देने के लिए एक अधिक शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। AI-25 TLT एक मीडियम बाईपास टर्बोफैन इंजन है, जिसका ड्राई वजन लगभग 770 पाउंड है, जो लगभग
3790 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। यह प्रशिक्षण विमान और परीक्षण प्रोटोटाइप के लिए उपयुक्त है, लेकिन किजी किजिल-एल्मा की सुपरसोनिक उड़ान के लिए पर्याप्त ताकत नहीं देता। यह केवल 35,000 फीट की मानक क्रूजिंग ऊंचाई पर लगभग माक 0.8 से माक 0.9 की गति यानी लगभग 528 से 594 मील प्रति घंटा की रफ्तार ही दे सकता है। इसलिए नवीनतम किजी किजिल-एल्मा प्रोटोटाइप्स में शक्तिशाली AI-322 इंजन लगाया गया है और संभावना है कि उत्पादन संस्करण में भी यही इंजन इस्तेमाल होगा। AI-322F एक उन्नत आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो AI-22225F पर आधारित है, जो कि यूचेंको प्रोग्रेस द्वारा निर्मित एक और मजबूत यूक्रेनी इंजन है। AI-25 TLT की तुलना में यह कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह ड्राई थ्रस्ट में 5,510 पाउंड फोर्स और आफ्टर बर्नर के साथ 9,900 पाउंड फोर्स तक देता है, जो लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह अतिरिक्त शक्ति किजी किजिल-एल्मा को सुपरसोनिक गति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे 35,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 1.4 से 1.6 या 924 से 1,056 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा जा सकता है। ये बिना पायलट वाले विमान को भी आधुनिक पायलट संचालित फाइटर जेट की तरह हाई जी कॉम्बैट मैन्यूवर्स करने देता है। पहले बताया गया था कि तुर्की वायुसेना और नौसेना, जो किजी किजिल-एल्मा के पहले ग्राहक है, के लिए इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन में कौन सा इंजन इस्तेमाल होगा यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि AI-322F के साथ हुए सभी सफल परीक्षणों के कारण यह व्यापक रूप से माना जाता है कि डिलीवर होने वाले उन विमानों में यही इंजन होगा। साथ ही ड्रोन के पहले पुष्टि किए गए निर्यात ग्राहक इंडोनेशिया के लिए भी यही इंजन इस्तेमाल होगा। मई 2026 में इस्तांबुल में आयोजित 2026 साहा एक्सपो के दौरान बाइकार और इंडोनेशियाई समूह PT रिपब्लिक एरो डिरिगंतारा के बीच 12 किजिल-एल्मा की डिलीवरी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत 2028 से डिलीवरी शुरू होगी। साथ ही इंडोनेशिया में स्थानीय उत्पादन व रखरखाव मरम्मत सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इंडोनेशिया के मामले में इन ड्रोन को नौसेना चलाएगी और इन्हें विमान वाहक पोत जूसेप्पे गैरिबाल्डी के एयर विंग में शामिल किया जाएगा, जिसे जल्द ही जकार्ता में ट्रांसफर किया जाएगा। ये जहाज 2024 में इतालवी नौसेना से हटा दिया गया था। पहले यह AV-8B हैरियर 2 जेट्स चलाता था, लेकिन अब आधुनिकरण में किसी किजिल-एल्मा जैसी मानव रहित प्रणालियां का उपयोग बढ़ेगा। 322F इंजन के बदलाव से किजिल-एल्मा प्रोटोटाइप से तैनाती योग्य प्लेटफॉर्म बन गया, जिससे इंडोनेशियाई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। यह सुपरसोनिक गति संभव बनाता है। यहाँ तक कि किजिल-एल्मा के अधिकतम टेक ऑफ वजन, जो 18,700 पाउंड से अधिक है, और 3,300 पाउंड तक के पेलोड के साथ पर भी। लेकिन नया इंजन 1-2 कमियां के साथ आता है। यह AI-25 TLT से काफी बड़ा और भारी है, जिसका ड्राई वजन लगभग 1,234.5 पाउंड है। अतिरिक्त आकार और वजन के कारण किसी किजिल-एल्मा के एयरफ्रेम में डिजाइन में बदलाव करना पड़ा, ताकि इसकी भरपाई की जा सके, जैसे कि तीसरे प्रोटोटाइप पर दिखने वाले बड़े एयर इंटेक्स और मजबूत लैंडिंग गियर। AI-322F की ईंधन खपत भी AI-25 TLT से दोगुनी से अधिक है, खासकर आफ्टर बर्नर मोड में। प्रति घंटे प्रति पाउंड थ्रस्ट के लिए 1.9 पाउंड ईंधन, जबकि क्रूज में AI-25 TLT के लिए लगभग 0.8 पाउंड। इसका मतलब है कि नए इंजन वाले वेरिएंट्स की रेंज कम होगी, जब तक कि अतिरिक्त खपत की भरपाई बड़े आंतरिक ईंधन टैंकों से न की जाए। लेकिन बड़े आंतरिक टैंक पहले से ही प्रशंसनीय मशीन में एक और प्रभावशाली फीचर ही होंगे। यह स्टेल्थ क्षमता वाला है। एयरफ्रेम को स्टेल्थ के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन, केनार डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, 2 वर्टिकल स्टेबलाइजर और सिग्नेचर घटाने वाले आंतरिक हथियार डिब्बे है। यह व्यावहारिक भी है। इंडोनेशिया में इसके प्रस्तावित इस्तेमाल से स्पष्ट है कि किजिल-एल्मा को विमान वाहक पोत से संचालन के लिए बनाया गया है। तुर्की के मामले में इसे खास तौर पर तुर्की के प्रमुख TCG अनादोलू उभयचर हमला जहाज पर बिना कैटापल्ट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए अनुकूलित किया गया है और ये उन्नत है। यह विमान स्वायत्त टैक्सिंग, टेक ऑफ, लैंडिंग और उड़ान के लिए AI आधारित मिशन कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। इसके सेंसर अत्याधुनिक है, जैसे असलसन मुराद ESA रडार, करात इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और टॉयगन EOTS। हथियारों की बात करें तो हर सफल परीक्षण के साथ इनकी क्षमता बढ़ रही है। ये बाइकॉर के दावे को मजबूत करता है कि किजिल-एल्मा दुनिया का पहला स्वायत्त फाइटर जेट है। बेशक इसमें सबसे उन्नत पश्चिमी जेट्स जैसे अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 जैसी खूबियां या जबरदस्त ताकत नहीं है, लेकिन किजिल-एल्मा की मौजूदा खूबियां इसे लगभग 4.5 जनरेशन के बिना पायलट वाले फाइटर जेट्स की श्रेणी में रखती हैं, जैसे कि लेटेस्ट F-16 वेरिएंट या चीनी J-10। लेकिन इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला,
भले ही ये सस्ता नहीं है, लेकिन ये सामान मानव चालित फाइटर जेट्स की तुलना में काफी सस्ता होने की संभावना है। किजिलेल्मा की अनुमानित यूनिट कीमत स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लगभग 30 से 40 मिलियन डॉलर के बीच बताई जा रही है। यह कीमत इसे नए F-35A की लगभग 85 से 115 मिलियन डॉलर और नए डसॉल्ट राफेल की 80 मिलियन डॉलर की कीमत की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी बनाती है। यहाँ तक कि F-16 का नवीनतम ब्लॉक 70-72 वेरिएंट भी सपोर्ट पैकेज के हिसाब से 60 से 100 मिलियन डॉलर के बीच आता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई पायलट नहीं है। इसका मतलब है कि किजिलेल्मा को F-16 से ज्यादा खतरनाक हालात में उड़ाया जा सकता है, लेकिन अगर इसे नुकसान हुआ तो यह महंगा साबित होगा। लेकिन यह उतना महंगा या नुकसानदायक नहीं जितना किसी मानव युक्त फाइटर जेट के इजेक्ट पायलट की लंबी खोज बचाव अभियान या पायलट को खो देना। इन फायदों को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि कई देश तुर्कों के पीछे पीछे अपने खुद के बिना पायलट वाले फाइटर जेट विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंसानी पायलटों को पूरी तरह से बेकार कर देने की क्षमता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और भारत के पास भी किजिलेल्मा के तुल्य बिना पायलट वाले फाइटर जेट्स हैं जो विकास या परीक्षण में हैं। लेकिन किजिलेल्मा को स्वतंत्र फाइटर के रूप में तैयार किया गया है। बाकी सभी का मुख्य उद्देश्य मानव चालित फाइटर जेट्स के लिए वफादार साथी बनना है। उदाहरण के लिए अमेरिका का क्रेटोस XQ-58 वल्कीरी को F-22 और F-35 जैसे मानव चालित फाइटर जेट्स के एस्कॉर्ट के लिए डिजाइन किया गया है, और यह भी सबसोनिक है। मैक 0.85 या करीब 650 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और प्रति यूनिट 3 से 4 मिलियन डॉलर पर यह काफी सस्ता है। ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के साथ मिलकर बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट का परीक्षण कर रहा है। इसे सेंसर फ्यूजन और हथियार ले जाने के लिए मानव युक्त जेट्स के साथ काम करने को डिजाइन किया गया है। इसमें किजिलेल्मा जैसी एडवांस्ड AI और स्टेल्थ फीचर्स हैं। ये सबसोनिक है और स्वतंत्र सुपरसोनिक स्ट्राइक के बजाय टीम वर्क पर केंद्रित है। रूस भी अपना लोयल विंगमैन सुखोई S-70 ओखोतनिक B का परीक्षण कर रहा है, जिसे Su-57 फाइटर के साथ उड़ने के लिए बनाया गया है। यह 20 टन श्रेणी का एक बड़ा फ्लाइंग विंग ड्रोन है जिसकी पेलोड क्षमता 2.8 टन है, जो किजिलेल्मा से कहीं अधिक है। हालांकि यह भी सबसोनिक है और इसका विकास तुर्की विमान से अलग रहा है। इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें 2024 में एक प्रोटोटाइप का नुकसान भी शामिल है। चीनी लोगों का भी किजिलेल्मा जैसा एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है और वह पहले ही परिचालन में आ चुका है तथा 2025 में तिब्बत के ऊंचे ठिकानों पर तैनात किया जा रहा है। होंगडू GJ-11 या शार्प स्वॉर्ड एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है जो स्टेल्थ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, न कि किजिलेल्मा जैसी फाइटर नुमा एरोडायनामिक्स के लिए। बाकी लॉयल विंगमैन की तरह ये भी सबसोनिक है और S-70 की तरह भारी आंतरिक पेलोड ले जाता है। जहां ये खुद गहरे हमले कर सकता है, वहीं इसका मुख्य उद्देश्य चीनी फाइटर जेट्स का विंगमैन बनना है। किजिलेल्मा का असली प्रतियोगी भी विकास में है, यानी एक मानव रहित विमान जिसे विंगमैन नहीं बल्कि फाइटर जेट बनने के लिए बनाया गया है। ये भारत का फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FUFA है। यह सुपरसोनिक एयर डोमिनेंस ड्रोन है जो मैक 1.5 से तेज गति और किजिलेल्मा जैसी एयर टू एयर कॉम्बैट क्षमताएं पाने के लिए बनाया गया है, लेकिन विकास में तुर्की प्रतिद्वंदी से काफी पीछे है। असल में यह अभी डिजाइन चरण में है। फिलहाल किजिलेल्मा दुनिया का पहला और एकमात्र मानव रहित फाइटर जेट है। पायलट चैन की सांस ले सकते हैं कि कई अन्य पेशों के विपरीत AI उनकी नौकरियों को बेकार नहीं करने वाला है, कम से कम अभी तो नहीं। किजिलेल्मा के तेज विकास को देखते हुए जल्द ही नए परीक्षण और क्षमताएं आना तय है। हम आपको सभी विकासों की जानकारी देंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि खबर सबसे पहले मिले। इसी बीच यह वीडियो देखें कि यूक्रेन कैसे रोबोट सेना बना रहा है।